कैपेसिटेंस अगर कैपेसिटर होगा तो लीडिंग पावर फैक्टर क्या हुआ, लाइव करो ना। कैपेसिटर होगा तो लीडिंग पावर फैक्टर, यानी एक्सी का मान ज्यादा होगा तो लीडिंग, एक्सी का मान कम होगा तो लैगिंग। सही कि गलत? पक्का? घर में जो चला सप्लाई होता है वोल्टेज का आरएमएस मान होता है। कभी कभी पूछ देता है वोल्टेज का कौन मान होता है? आरएमएस मान। यंत्र के द्वारा जो नापा जाता है वो भी कौन मान है? आरएमएस मान। गणना करने के लिए औसत मान, याद है ना? टोटल क्वेश्चन जो आपके एलपी में पूछा गया है चिला जी, वो है बहुते पूछा है, 40 क्वेश्चन के आसपास है ना। एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 40 क्वेश्चन पूछा है, किनका है? लाओ ना किताबें से पढ़ा देते हैं। 4-5 को पॉइंट चला बचल है ना। संधारित्र के लिए पावर फैक्टर, शुद्ध संधारित्र परिपथ होगा तो पावर फैक्टर 0 ना होगा, और लीडिंग होगा कि लैगिंग? अब आते हैं चला फिल्टर परिपथ। देखिए, एक होता है फिल्टर परिपथ, वैसा परिपथ, फिल्टर परिपथ। इस परिपथ को, किस परिपथ को फिल्टर परिपथ कहते हैं? चला, फिल्टर परिपथ उसको कहते हैं जो डीसी को रोक देता है और एसी को जाने देता है। फिल्टर परिपथ वैसा परिपथ है, मतलब कोई भी परिपथ फिल्टर परिपथ हो सकता है जो डीसी को जाने देगा, डीसी को रोक देगा और एसी को जाने देगा। ठीक है। दूसरा है एक मुक्त क्वाइल में शून्य प्रेरकत्व अनंत प्रतिरोध होता। मुक्त क्वाइल का मतलब हो गया चला ओपन सर्किट। ओपन सर्किट अगर होगा तो कह रहा है इसका शून्य प्रेरकत्व होगा और अनंत, इससे विद्युत धारा का प्रवाह होगा क्या? तो प्रवाह नहीं होगा तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अनंत। आप प्रेरकत्व कितना हो जाएगा? 0। इंडक्टेंस जो होगा 0, चूंकि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो, तो प्रवाह ही नहीं होगा तो स्टोर किसको करेगा? अगर प्रवाहित नहीं होगा तो स्टोर किसको करेगा? प्रेरकत्व का काम है ऊर्जा का को क्या करना? स्टोर करना। तो अगर ओपन सर्किट होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, करंट का प्रवाह हो जाएगा 0, प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अनंत। प्रेरकत्व कितना हो जाएगा? 0। सोल्डरिंग, सोल्डरिंग जानते हो ना? सोल्डरिंग जो होता है चला, वो कह रहा है 180 से 250 डिग्री तापीय सीमा जो होना चाहिए 450 डिग्री सी से कम होना चाहिए। देखो ये रेंज याद रखना चला, 450 डिग्री सी से कम होगा तो सोल्डरिंग, 450 डिग्री सी से ज्यादा होगा तो ब्रेजिंग, 2000 डिग्री से ज्यादा होगा तो वेल्डिंग। जल्दी से लिख लो कहीं, लिखिए। ब्रेजिंग होता है चला जी, सोल्डरिंग ब्रेजिंग आपको पढ़ना है, पढ़ाएंगे, पढ़ा चुके हैं। हम बोले थे सबसे ज्यादा मजबूती किसकी होती है? वेल्डिंग की।
हो गया। शक्ति का क्षय चला तब होगा जब प्रतिरोध होगा। अगर प्रतिरोध नहीं होगा तो शक्ति का कोई क्षय नहीं होगा। यानी अगर शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट होगा या शुद्ध प्रेरकत्व वाला होगा तो उसमें शक्ति का क्षय कितना हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा रे? अब बताओ, जब लोड बढ़ा देंगे तो पावर फैक्टर लीडिंग की लैगिंग? लोड बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर घटेगा न रे। लोड घटा देंगे पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। एक लाइन में समझो, मशीन बढ़िया से चलेगा तो पावर फैक्टर ज्यादा, और मशीन खराब से चलेगा पावर फैक्टर कम। तो अगर लोड का मान बढ़ा दीजिएगा तो मशीन को तो लोड ना पड़ेगा, तो लैगिंग की लीडिंग? लैगिंग, यही ना। तुझे ना देखूं तो चैन मन भाग चट्टा। क्या चीज में? डीसी को रोकता है, एसी को जाने देता है। उसको ठीक कर देंगे। फिल्टर परिपथ जो होता है, लिखेगा एक सिंगल एरो देके इसमें चला। जोड़ की मजबूती, जोड़ की मजबूती सबसे ज्यादा किसमें होता है? जोड़ की मजबूती सबसे ज्यादा वेल्डिंग की होती है उससे कम सोल्डरिंग की, एब्रेजिंग की, और उससे कम किसकी? किसकी हो? सोल्डरिंग की। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, सबसे ज्यादा अवरक्त और पराबैंगनी किरण 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 वेल्डिंग से निकलता है। जिसको चश्मा लगाकर रोका जाता है। कौन कौन किरण निकलता है? अवरक्त और पराबैंगनी। अवरक्त और कौन चला? पराबैंगनी किरण रोक निकलता है। जो दोनों को हम लोग किससे रोकते हैं? चश्मा से। ये चला, यहां पर थोड़ा सा उल्टा है। डीसी को एसी को ब्लॉक करता है। एक मिनट, फिल्टर परिपथ जो है ना चला, एसी को रोकता है, डीसी को जाने देता है। उल्टा है, लिख लो। हाँ, आगे लिखा हुआ है। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है
एसी को ब्लॉक करता है डीसी को। ऊपर वाला पॉइंट गलत है, नीचे वाला जो पॉइंट है वो सही है। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है डीसी को नहीं रोकता है, किसको रोकता है? एसी। अब देखिए सबसे लास्ट में भी वही पॉइंट लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, डीसी को रोकता नहीं है, किसको रोकता है? एसी को। और डीसी को क्या करता है? पारित करने देता है। कैपेसिटर उल्टा करता है, कैपेसिटर डीसी को रोकता है, एसी को जाने देता है। लिख लो, कैपेसिटर डीसी को रोकता है और एसी को जाने देता है। कैपेसिटर डीसी को रोकता है और एसी को जाने देता है। लिखा। अब फिल्टर परिपथ किसको रोकता है? एसी को रोकता है और डीसी को जाने देता है। वो वाला पॉइंट को काट दो, जहां लिखा हुआ है फिल्टर परिपथ डीसी को रोकने में, उसको काट दो। काटा? रोक काटा कि नहीं? लास्ट वाला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो सही है। अब अगर सोल्डरिंग का टेम्परेचर 450 से कम होगा, चलाते 180 से 250, 450 से कम नहीं है। अब फिर कहता है दिष्टकारी परिपथ में फिल्टर संधारित्र का काम रिपल को कम करना होता है। ये रिपल फैक्टर का क्वेश्चन है रेक्टिफायर का, लेकिन इसको फिलहाल यहां याद रख लीजिए। हम जब रेक्टिफायर पढ़ाएंगे तो वहां पढ़ा देंगे आपको आगे 17 नंबर चैप्टर में। रेक्टिफायर परिपथ में फिल्टर संधारित्र का काम रिपल को क्या करना होता है? कम करना होता है। रिपल क्या होता है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे जब रेक्टिफायर पढ़ाएंगे तो। बोलिए। रोकता है, हाँ, तब ना चला ऊर्जा को स्टोर करेगा। उसका काम है ऊर्जा को क्या करना? स्टोर करना। अब केवल एसी में चलता है, डीसी में चलता नहीं है। हम बोले थे आपको रजिस्टिव सर्किट होगा तो वो एसी डीसी दोनों के लिए होगा, और कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट होगा तो केवल एसी के लिए होगा ना। दिष्टकारी परिपथ में संधारित्र का काम है रिपल फैक्टर को क्या करना? कम करना। अब सोल्डरिंग का टेम्परेचर 450 से कम की ज्यादा, कम की ज्यादा। अब देखो, एक बार चला हम शुरू से दिखाते हैं, आप एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे। इस सब को चला जी आप यहां से देख सकते हैं, ये जो लास्ट में हम टेबल बनाए थे ना, यहां मेन टेबल तो यही ना है रे। हमको ये बताइए कि पिछला तो हम लगभग रिवीजन कर दिए हैं आपका। रजिस्टिव सर्किट होगा तो पावर फैक्टर का मान 1 होगा, और कैपेसिटर लगा देंगे तो लीडिंग पावर फैक्टर, और इंडक्टर लगा देंगे तो लैगिंग पावर फैक्टर। कैपेसिटर वोल्टेज को कंट्रोल करता है, और इंडक्टर धारा को कंट्रोल करता है। ये सब पढ़ा दिए हम आपको, उम्मीद करते हैं इसमें दिक्कत नहीं होगा। 3 फेज सिस्टम में सिंगल फेज मिलकर 3 फेज बनेगा। 3 फेज हल्का भी होता है, आकार में छोटा भी होता है, लेकिन उसका स्पीड कांस्टेंट होता है। 3 फेज का पावर फैक्टर भी बढ़िया होता है, खराब होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था चला, अगर विद्युतीय विस्थापन 2 फेज होगा तो 90 डिग्री, 3 फेज होगा तो 120 डिग्री। अब विद्युतीय विस्थापन का फॉर्मूला है 360 बटा फेजों की संख्या, यही ना है। 3 फेज में 2 कनेक्शन है, एक स्टार है और दूसरा डेल्टा है। इसका न्यूमेरिकल चला बहुत पूछता है, स्टार डेल्टा का। ये वाला न्यूमेरिकल है ना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए एकदम इसको ध्यान में रखिए। डेल्टा कनेक्शन में एक वो याद रखो चलो, डेल्टा में भी लाइन बराबर भी फेज होगा। एक वो अगर खाली आप याद रखते हैं तो बाकी सब अपने आप आपको याद हो जाएगा। डेल्टा कनेक्शन में और स्टार कनेक्शन में भी एल बराबर क्या होता है? भी फेज होता है, यही ना होता है। देखो ना यहां डेल्टा कनेक्शन में भी एल बराबर भी फेज होता है, या यूं कहें कि भी फेज बराबर भी एल होता है। तो यहां चला आई फेज बराबर आई एल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहां पर आई फेज बराबर आई एल बट
√3 हो जाएगा। यहां पर आई फेज भी फेज बराबर VL बटा √3 हो जाएगा। यही ना फॉर्मूला है। स्टार डेल्टा कनेक्शन में आप याद रखिए V फेज बराबर VL, तो यहां हो जाएगा I फेज बराबर IL। इसका उल्टा यहां होता है, बोलो ना रे, इसका उल्टा यहां होता है। डेल्टा कनेक्शन में V फेज बराबर VL, डेल्टा में V फेज बराबर VL। अब पावर तो सबको पता है √3 VL IL cos फाइव। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? cos फाइव बराबर R/Z, याद है ना। एक आदर्श धारा स्रोत होगा तो आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा अनंत, चालकता हो जाएगा शून्य। और अगर एक आदर्श वोल्टेज स्रोत होगा तो उसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य और आंतरिक चालकता अनंत। डीसी का नियम सभी एसी में लागू होगा जब केवल प्रतिरोध होगा, तभी लागू होगा। अब बाकी इंडक्टर और कैपेसिटर होगा तो केवल एसी में होगा। अब चला समझिए, 8 को क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा है। कितना क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा है, 27 को बनाने हैं। विद्युतीय विस्थापन का फॉर्मूला 360 बटा फेजों की संख्या। RYB को RBY कर दीजिएगा तो उल्टा घूमेगा। दोलन परिपथ में आवृत्ति का फॉर्मूला F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC। अब 1/2 पाई नीचे में LC होगा तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, बोलो रे। एसी द्वारा जो विरोध होगा उसको, संधारित्र द्वारा जो विरोध होगा उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस ना, बोलो रे। उसके बाद हमने पढ़ा था, चला जी, RYB एक संधारित्र का पावर फैक्टर का मान शून्य होगा तो शून्य होगा। पावर फैक्टर तो कैपेसिटर का भी शून्य होता है, इंडक्टर का भी शून्य होता है, रजिस्टर का 1 होता है, बोलो रे। कैपेसिटर लगा देंगे तो लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा, हाँ कि ना। तो आइए चला जी देखते हैं क्वेश्चन बनता है कि नहीं। अब मशीन में लोड बढ़ा दीजिएगा, पावर फैक्टर घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। लोड बढ़ा जाएगा, मशीन का फट के हाथ में आ जाएगा, घट जाएगा। एक शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध है तो प्रतिरोध है तो इन फेज होगा, इन फेज ना होगा हो। प्रतिरोध होगा तो इन फेज होगा, अगर प्रतिरोध होगा तो इन फेज, बोलो हाँ या ना। कैपेसिटर होगा तो लीडिंग की लैगिंग? कौन लीडिंग है छोटा? कैपेसिटर वोल्टेज को पीछे लाएगा, लीडिंग कौन होगा? करंट, करंट आगे जाएगा। कैपेसिटर वोल्टेज कंट्रोल करता है तो वोल्टेज को पीछे लाएगा, तो कौन आगे जाएगा? धारा आगे जाएगा, बोलवे नहीं करेगा। लीडिंग करंट और लैगिंग वोल्टेज। अगर इंडक्टर रहेगा इसमें लीडिंग वोल्टेज और लैगिंग करंट, बोलो हाँ या ना। इंडक्टर जो होगा वो वोल्टेज एक करंट को ना पीछे लाएगा, क्योंकि ये करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है, बोलवे नहीं करेगा। लिख लो, हम आप में कुछ खो गए, कुछ मिल गया। ए मेरे दोस्त लौंडेंगे आजा, हो गया। जो जिसको कंट्रोल करेगा उसको पीछे लाएगा, यही ना बात है। आगे बढ़े जाएं बाबू, क्वेश्चन में लिखो किताबे में। कॉपिया के पढ़ता है, किताब को घिनाओ। पढ़ें, पढ़ें।
भारतीय घरों में एकल फेज आपूर्ति वोल्टेज किस रूप में होती है? यंत्र भी नापता है कौन? गणना करने के लिए घर में कौन वोल्टेज? आरएमएस। लिखिए, बोलो, लिख लो, विद्युतीय यंत्र भी नापता है क्या? पढ़ाई चला ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन बने। पढ़ाई ऐसी नहीं होना चाहिए कि पढ़ रहे हैं फिर अगर कोई मतलब नहीं है। बताइए, यदि परिपथ की प्रतिरोध और प्रतिबाधा प्रत्येक 10 ओम, आर भी 10 ओम, जेड भी 10 ओम, तो पावर फैक्टर कॉस फाइव बराबर आर बटा जेड। का बढ़ जाए, लिख लो, चला हिंट्स। ईएबीसी 3 वोल्टेज वाले 3 फेज वाले शक्ति प्रणाली में बराबर परिमाण होते हैं और ये एक दूसरे से डैश पर विस्थापित, 3 फेज ना है रे, तो 120 डिग्री पर विस्थापित होगा। बोलो, रूप गुणांक देखिए क्या है, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला आरएमएस मान बटा औसत मान होगा शायद, देखे तो क्या है, टी है। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला आई आर एम एस आप बटा आई एवरेज, देखे तो है फॉर्मूला ही, देखे ना पीछे पढ़ाए हैं। फॉर्म फैक्टर पिक फैक्टर एक बार देख लीजिएगा तो और एक बार याद हो जाएगा, यही ना है। एगो पढ़ाए थे हम आपको पिक फैक्टर, देखिए पढ़ाए हैं, पिक फैक्टर पढ़ाए हैं, पिक फैक्टर बराबर आई मैक्स बटा आई आर एम एस। एगो पढ़ाए फॉर्म फैक्टर, अब फॉर्म वोल्टेज का भी सेम फॉर्मूला, आप पीक वोल्टेज का भी सेम, पिक फैक्टर का करंट फॉर्मूला करंट के टर्म में भी यही, अब वोल्टेज के टर्म करंट के टर्म में होगा तो क्या होगा, पिक फैक्टर का, सॉरी वोल्टेज के टर्म में वी मैक्स बटा वी आर एम एस। हो गया? अरे हुआ कि नहीं? आंसर क्या होगा? यदि एक स्टार संयोजन परिपथ का चरण वोल्टेज, चरण मतलब मैक्सिमम ना, आई मैक्स भी मैक्स, तो इसका लाइन वोल्टेज क्या होगा? याद कीजिए आप, डेल्टा कनेक्शन में भी फेज बराबर भी लाइन, तो ऑब्वियस सी बात है स्टार में जो होगा वो हो जाएगा भी फेज बराबर भी एल बटा √3। कहां हल्ला हो रहा है? किधर गया? यदि एक स्टार संयोजन का चरण वोल्टेज 240 है तो इसका लाइन वोल्टेज क्या होगा? चरण वोल्टेज मतलब कौन वोल्टेज? महत्तम। बताइए आंसर क्या होगा? लाइन वोल्टेज मांग रहा है, लिखिएगा सिंगल एरो देके, लाइन वोल्टेज वह वोल्टेज है
जो परिपथ को दिया जाता है, जो परिपथ को दिया जाता है और महत्तम वोल्टेज को फेज वोल्टेज भी कहते हैं। और महत्तम वोल्टेज को फेज वोल्टेज, यानी ये जो दिया हुआ है चला जी, ये महत्तम वोल्टेज, तो इसका मतलब ये फेज वोल्टेज है। फेज वोल्टेज कितना हो गया? 240। बोलवे नहीं करें, ऑब्वियस सी बात है। चला लाइन वोल्टेज मांग रहा है, महत्तम वोल्टेज दिया हुआ है, तो महत्तम वोल्टेज ही ना फेज वोल्टेज है। तो यहां से आप निकाल लीजिए VL बराबर √3 इंटू वी फेज। तो VL बराबर हो जाएगा √3 का वैल्यू 1.414, 1.732 इंटू 240। अब अप्रॉक्स वैल्यू देखिए कितना आता है, कितना आ रहा है? 415 आंसर। हो गया। पढ़ें अगला, एक फिल्टर परिपथ, अभी तुरंत बताए थे, बताओ आंसर। ए की बी की सी कैपेसिटर का उल्टा होता है। कैपेसिटर डीसी को रोकता है, ये एसी को रोकता है। तो एसी को रोकेगा और डीसी को पारित होने देगा, यही है ना। एक शुद्ध प्रेरकत्व, प्रेरक हम बोले थे शक्ति का क्षय केवल तब होगा जब रेजिस्टेंस होगा। लिख लो, शक्ति का क्षय केवल तब होगा जब प्रतिरोधी परिपथ होगा। शक्ति का क्षय केवल तब होगा जब प्रतिरोधी परिपथ होगा। जब क्या होगा चला? प्रतिरोधी परिपथ होगा। इसमें होगा, देखो न रे, होगा रे। आंसर क्या हो जाएगा? 0। वास्तविक शक्ति को खोजने के लिए प्रत्यक्ष शक्ति को किससे गुना करना होगा? वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला बताओ, देखो जल्दी क्या होगा। हाँ, वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला देखो ना, छोटा। वास्तविक शक्ति का रियल पावर का फॉर्मूला देखो। VI cos phi, ये है देखो तो फॉर्मूला। अरे चोरबा, देखल नहीं हो रहा है तुरा? कहां है? निकाल चोरबा, मिल ही नहीं रहा है। अरे डायलॉग मारता है तुम। मर, वास्तविक शक्ति यहाँ खाली उल्टा सोचेगा ही, तब तो हर ग्रुप डी में इस बार नहीं हुआ कि खाली उल्टा सोचेगा ही, चोरवा चोरी करेगा ही। यहाँ फॉर्मूला नहीं है वास्तविक शक्ति, ये हमारा मौसा पढ़ेगा। आई दिखा क्या रहा है, कहां दिखा रहा था कोची? हम की पूछ रहे हैं? वास्तविक शक्ति का सूत्र ना पूछ रहे हैं, तो पीछे ना है पावर फैक्टर का फॉर्मूला दिखा रहा है हमको। चोरवा कहीं का, खाली उल्टा सोचेगा।
बता। प्रत्यक्ष शक्ति को किससे गुना करना होगा? प्रत्यक्ष शक्ति का फॉर्मूला होता है VI। बता आंसर क्या होगा, बोलो जल्दी। किससे गुना होगा रे? पावर फैक्टर से ना। बताओ आंसर। आंसर बताओ। डी ना। अरे ये प्राप्त करना है तो इसमें cos फाई से गुना होगा पावर फैक्टर से। चुरबा। जब एक प्रेरक भार जुड़ा होता है तो शक्ति गुणांक कितना होता है? प्रेरक भार है, कैपेसिटर रहता तो लीडिंग होता। बता। बोलो रे। लैगिंग। आंसर। डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच क्या संबंध है? बताओ। अभी तुरंते बोले थे लाइन वोल्टेज बराबर भी फेज बराबर भी लाइन, ये डेल्टे में ना होता है। आंसर बता। आंसर बता। सी नंबर। लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, ये क्या है? ये चला टाइपिंग में एरर है। लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होगा। जो आंसर टाइपिंग एरर है, इसलिए थोड़ा सा इसको ले नहीं पाया होगा, इसलिए गड़बड़ा गया। बुक में सही है। बुक में देख लो, नहीं जहां होगा वो उत्तर होगा। है आंसर। अब जाए नंबर में वो आंसर। इतना वोल्ट एसी, इतना एम्पियर, इतना पश्चगामी प्रणाली के लिए प्रतिघाती शक्ति का मान क्या होगा? रिएक्टिव पावर। व्हाट इज रिएक्टिव पावर? लाओ किताब लाओ। रिएक्टिव पावर देखो फॉर्मूला। रिएक्टिव पावर का सूत्र देखो न रे। क्या है फॉर्मूला? लगाओ आंसर निकालो, जल्दी निकाल। आंसर बताओ। क्या होगा आंसर रे? 500। क्या निकालना है? भी आई प्रतिघाती शक्ति मतलब भी आई साइन फाई ना। भी दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है। बोलो रे। आंसर बता। 575। अगला बता। बोलो रे। बोलो ना आंसर। आंसर बोल। किसी भी दो फेज के बीच उपलब्ध वोल्टेज जो होगा वही कौन वोल्टेज है? लाइन वोल्टेज। फेज में जो वोल्टेज होगा वही लाइन वोल्टेज होगा। आंसर। जब एक संधारित्र भार जुड़ा हो तो शक्ति गुणक। जल्दी बताना, मुंह में लाठी ठूसेंगे। लीडिंग की लैगिंग? भारत में एकल फेज वाले दीवार सॉकेट की आपूर्ति सामान्य तौर पर कितना आवृत्ति? अब प्लस माइनस 3% की छूट। विद्युत लोहे के आधार प्लेट पर उष्मा कैसे वितरित की जाती है? लोहा का प्लेट है, चालन। अरे लोहा ठोस है रे।
50 हर्ट्ज की एक ज्यावक्रीय, ज्यावक्रीय मतलब हो गया कौन, साइन, साइन वेव है। वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज इतना वोल्ट है, तो आरएमएस मान कितना होगा, आरएमएस मान होता है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन चला और है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड वेवलेंथ। एक दिया है मैक्सिमम वैल्यू, एक दिया है वेवलेंथ। क्वेश्चन चला गड़बड़ है, यहां देखो खाली आरएमएस मान मांग रहा है और आंसर दूगो है, कहीं कहीं आंसर दूगो ही है, ये मामला गड़बड़ है। ये क्वेश्चन को हम एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार हम चेक करते हैं इसको, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। एक प्रत्यावर्ती राशि का रूप गुणक का अनुपात क्या होता है, अभी तुरंत बताए थे, फॉर्म फैक्टर, बोलो क्या होता है, आंसर बताओ। ए की बी, बी फॉर बॉल, आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात। यदि किसी आभासी शक्ति सक्रिय शक्ति के बराबर हो तो प्रणाली का शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा। अगर चला आभासी शक्ति, सक्रिय शक्ति, सक्रिय शक्ति मतलब एक्टिव पावर, ये दो सब आपस में बराबर अगर हो जाएगा तो पावर फैक्टर का मान कितना हो जाएगा, ये केवल होगा रजिस्टिव सर्किट में, किसमें होगा, लिख लो प्रतिरोधी परिपथ में, ये केवल किसमें होगा, प्रतिरोधी परिपथ में। हो गया। थ्री फेज, तीन तार, संतुलित या असंतुलित शक्ति को मापने के लिए आवश्यक वाट मीटर की न्यूनतम संख्या कितनी, 2 की 4। देखो चला, जय गो फेज होगा उससे एक कॉम, आंसर कितना हो जाएगा, 2, याद रखना होगा। एक तीन फेज प्रणाली में वह क्रम जिसमें वोल्टेज उसका अधिकतम मान प्राप्त करता है उसे हम कौन मान कहते हैं, ए की बी की सी की डी, पता क्या होगा। तीन फेज प्रणाली का वह क्रम, क्रम का मतलब होता है सीक्वेंस, जिसमें वोल्टेज उसका अधिकतम मान प्राप्त कर लेगा उसको कौन सीक्वेंस कहेंगे, ए की बी की सी, फेज सीक्वेंस कहते हैं। थ्री फेज प्रणाली में वह सीक्वेंस जिसमें वोल्टेज उसका अधिकतम मान प्राप्त कर लेगा उसे हम फिर, कुछ लोग कहेंगे इसको शिखर से शिखर वोल्टेज, शिखर से शिखर वोल्टेज इसको कहते हैं। चला, इस शिखर से इस शिखर तक का जो ये वोल्टेज होगा इसी को हम लोग कहते हैं शिखर से शिखर वोल्टेज। पॉजिटिव में अप और निगेटिव में डाउन, में अप जो वैल्यू होगा इसी को हम शिखर से शिखर मान, आरएमएस मान अभी तुरंत बताएं, यंत्र द्वारा मापा गया मान कौन मान है, आरएमएस मान। घर में जो हम लोग यूज करते हैं कौन मान है, आरएमएस मान। फेज अनुक्रम हो जाएगा, फेज सीक्वेंस। पावर फैक्टर सबको पता है, cos फाइव बराबर आर बटा जेड। एक संतुलित थ्री फेज स्टार से जुड़े प्रणाली में यदि लाइन धारा 30 एंपियर हो तो फेज धारा कितना होगा, क्या होगा बताइए। हम बोले थे डेल्टा में क्या होता है और स्टार में क्या होता है, डेल्टा में भी फेज बराबर VL होगा, तो यहां तो आई फेज बराबर IL होगा। तो चला, यहां कह रहा है कि एक संतुलित है, संतुलित फेज प्रणाली में यदि लाइन धारा इतना है, किस क्रम में है, स्टार में न है हो, लाइन धारा दे दिया IL बराबर 30 एंपियर, तो आई फेज भी तो उतने के बराबर ना होगा, 30 एंपियर, आंसर होगा। प्रेरणिक प्रतिघात हम बोले थे एक्सेल न है, तो ABCD में ये C से ज्यादा स्थान रखता है, तो ज्यादा स्थान रहेगा तो गुना की भाग, XC रहेगा तो ABC तीसरा पोजीशन है तो भाग, ये हो जाएगा 2πfl, सही है ना। 1/2πfc हो जाएगा XC। होगा।
पढ़ें? एक श्रृंखला आरएलसी परिपथ की खपत शक्ति की गणना का उपयोग करके किया जा सकता है, बताइए क्या होगा? ए की बी किसी पी बराबर वी आई कॉस फाई ना रे। आई आर कभी सुना है? पी बराबर आई आर तो डीसीओ सर्किट में नहीं होता है। डीसी सर्किट में अगर कहेगा तो डीसी सर्किट में होता है पी बराबर वी आई वी स्क्वायर बाय आर आई स्क्वायर आर। तो आई आर तो वहां भी नहीं होता है। एसी सर्किट में अगर कहिएगा तो वी आई कॉस फाई। ई कौन सर्किट में? लिख लो। यानी डीसी सर्किट में मतलब रजिस्टिव में ना। अरे डीसी बोले तो रजिस्टर। आज जब ये कैपेसिटर इंडक्टर ये सब घुस गया तो फॉर्मूला हो जाएगा वी आई कॉस फाई। डीसी सर्किट में होगा मतलब कौन सर्किट में होगा? रजिस्टिव की कैपेसिटिव? रजिस्टिव। जैसे एल और सी घुस गया चला मतलब एसी ना हो गया। एसी परिपथ के लिए पावर का मान होता है वी आई कॉस फाई। अगर लाइन वोल्टेज के क्रम में देखोगे तो √3 वी एल आई एल कॉस फाई। बोलो रे। पूछो हो गया। 7 से 8 क्वेश्चन चला इसी चैप्टर से। तुमको देखने से लग रहा होगा 6 क्वेश्चन एक दो को छूट जाए 6 को तो तू बनाइए देगा। हम पढ़ाएं चला 6 सीटिंग का भी डिस्कशन करवा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड पे है 7 सीटिंग है, 2 सीटिंग डीएमआरसी का भी है। तो 7 सीटिंग का क्वेश्चन तुमको हम डिस्कशन करवा रहे हैं अलग अलग सीटिंग में जो पूछा गया। और टोटल क्वेश्चन है जो अलग अलग सीटिंग में जो टोटल क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर का वो है। तो आप सोच के देखिए कि 7-8 क्वेश्चन तो आपका यहां से पूछा जाएगा तो 6 तो आराम से बन जाएगा। सबसे आसान चैप्टर और सबसे ज्यादा बनने वाला है। हाँ, आरसी परिपथ में एसी धारा डैश होता है, बताइए क्या होगा? धारा क्या होगा? आंसर बताइए। ए की बी किसी की डी? ए की बी। आप गौर से देखिए कि आरसी सर्किट है। कौन सर्किट है? आरसी सर्किट है तो क्या होगा? धारा क्या होगा? आरसी सर्किट में वोल्टेज पीछे जाएगा और करंट आगे जाएगा। जाएगा क्योंकि सी है मतलब ये वोल्टेज कंट्रोल करेगा। तो वोल्टेज पीछे जाएगा, धारा आगे जाएगा। तो वोल्टेज जब पीछे जाएगा तो कह रहा धारा जो होगा तो लागू वोल्टेज से अग्रगामी होगा। ये वोल्टेज से धारा अग्रगामी है कि पश्चगामी? अब वही आरएल सर्किट होता तब इसमें करंट पीछे जाता अब वोल्टेज आगे जाता। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है? आरसी सर्किट है ना तो सी है कैपेसिटर है। कैपेसिटर वोल्टेज कंट्रोल करता है, वोल्टेज पीछे लगेगा करंट आगे जाएगा। ये कह रहा है परिपथ में ऐसी धारा तो धारा वोल्टेज से अग्रगामी होगा, लागू वोल्टेज से अग्रगामी होगा। बुझा रहा है रे? नहीं बुझा रहा है? कितने लोगों को ये बात बुझा रहा है? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर। ये क्लास छोड़ा होगा ओकरा नहीं बुझाएगा करे। हम बोले थे ना क्या इंडक्टर में आई है तो ये आई को कंट्रोल करेगा तो आई पीछे जाएगा अब वोल्टेज आगे जाएगा। बोलो। कैपेसिटर वोल्टेज को कंट्रोल करेगा, वोल्टेज पीछे जाएगा करंट आगे जाएगा। तो कह रहा धारा क्या होगा? तो धारा वोल्टेज से आगे जाएगा। बुझा रहा है? जा रहा है? आज की कार्रवाई यहीं तक।